नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे गणित प्रैक्टिस पेपर 3 की बात करेंगे और इसमें दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे, कंसेप्ट के प्रश्न की बात करेंगे, साथ ही साथ 4-5 प्रश्न हम पेडागोजी के भी प्रश्न करेंगे जो टॉप प्रश्न हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग संभावित प्रश्न हैं। और इसके पिछले प्रैक्टिस पेपर आई बटन पे आपको लिंक दे दी जाएगी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आइए शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न की। पहला प्रश्न साथियों दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पर कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 40% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा प्रश्न को और फीडबैक कीजिएगा। देखिए दोस्तों, 2 से 3 लाइन का प्रश्न है। करना क्या है, मान लेना है तीसरी संख्या का मान लेना है 100 मान लीजिए। माना तीसरी संख्या हमारी 100 है तो पहली संख्या बराबर क्या दिया गया है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से कम रहे, क्रमशः 25% और 40% कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। तो मान लीजिए यहाँ पे पहली संख्या जो है, या पहले हमें तीसरी संख्या मानना है, तो तीसरी संख्या 100 हो गई तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 25% बढ़े तो 100 माइनस 25 कर दीजिए, पहली संख्या आ जाएगी, आ गई 75। इसी प्रकार क्या करेंगे, दूसरी संख्या का भी कर लेंगे। तो दूसरी संख्या बराबर 100 माइनस 40 बराबर जाएगा 60। 60 और 75 आ गया तो अभीष्ट इसी में से प्रतिशत निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अभीष्ट प्रतिशत बराबर 75/60 गुणे 100 कर लीजिए, बराबर कितना आ जाएगा, शून्य से शून्य काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 3 6, 25 3 75, 25 पंचे कितना होता है 125%। आंसर आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं समझ में आए तो ये लिखा हुआ है, आप लोग ऑलरेडी समझ सकते हैं आसानी से वीडियो पॉज कर। आइए बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, व्यापक सामान्यीकरण की खोज करके नए सिद्धांतों को विकसित करना किस प्रकार के शोध द्वारा प्रस्तावित किया गया है। क्रिया शोध, मौलिक शोध, स्थानीय शोध या मौखिक शोध की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं व्यापक सामान्यीकरण की खोज करके नए सिद्धांतों को विकसित करना किस प्रकार का शोध द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा। तो यह हो जाएगा मौलिक शोध, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप निकालिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और इसी लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे। देखिए समबाहु त्रिभुज का यहाँ पे परिमाप पूछा गया है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दी गई है, समबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर हों, समबाहु, तो इसकी लंबाई हमारी 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो परिमाप निकालना है। परिमाप का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, 3 गुणे क्या होता है, त्रिभुज की भुजा, तो त्रिभुज की भुजा 8 होगा, 8 गुणे 3 करेंगे क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें, क्योंकि आपका कमेंट आपका फीडबैक शिरोपरि है, शर्मान है। चौथा प्रश्न है, अजय ब्रजेश मिलकर एक कार को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार प्रारंभ करते हैं लेकिन 3 दिनों के बाद ब्रजेश ने कार छोड़ दिया। यदि कार को 2 और अधिक दिनों को पूरा बाद हो रहा है, यदि कार 2 और अधिक दिनों के बाद पूरा हुआ है तो अजय अकेले कार को कितने दिनों में पूरा कर सकता था। ऑप्शन दिए गए हैं 10 दिन, 8 दिन, 5 दिन और 12 दिन। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अजय द्वारा ब्रजेश का मिलाकर 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 5 दिनों का कार्य है, 3 दिन का कार्य 3/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो शेष कार्य बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 3/5 को माइनस कर दीजिए, आपका 2/5 हमारा शेष कार्य बचता है। तो अजय ने कार्य पूरा किया, अजय के द्वारा किया गया कार्य, अजय ने पूरा कार्य किया, 5 + 2 कर दीजिए और -3 कर देंगे, बराबर 4 दिन आ जाएगा। तो अजय ने कार्य पूरा किया 4 दिनों में हो जाएगा। इसी प्रकार
चूंकि अजय 4 दिनों में 2/5 कार्य को पूरा किया, ठीक है, इसलिए संपूर्ण कार्य पूरा क्या होगा, 4 × 5/2 बराबर 10 दिनों में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया है तो ये हम लिखा हुआ है, आप लोग आसानी से वीडियो पॉज कीजिए, समझ लीजिए और फीडबैक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों के खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है विद्यार्थियों को आनंद और मस्ती प्रदान करना, दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना या विस्तृत अधिगम का अवसर प्रदान करना। तो गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का जो उद्देश्य होता है साथियों, वह क्या हो जाएगा, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 क्रमिक पूर्णांकों का प्रयोग 99 है, तो सबसे छोटा पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्या कह रहा है, 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 99 है, तो माना सबसे छोटा पूर्णांक x है, माना सबसे छोटा पूर्णांक x है, तो 2 अन्य पूर्णांक हमारे क्या हो जाएंगे, x+1 और x+2 हो जाएंगे। तो क्या कह रहा है, पूर्णांक ज्ञात करना है सबसे छोटा, 3 क्रमिक पूर्णांक, तो हमारे क्रमिक पूर्णांक मिल गए हैं, कितना, x, x+1, x+2। अब क्या करना है, इन तीनों का योग कर, ठीक है, x हो गया, x+1 हो गया एंड x+2 बराबर 99 के दिया हुआ है, तो x 2x 3x 3x धन 3 बराबर 99 हो जाएगा, अर्थात 3x धन 3 बराबर 99 के हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए, 99 में 3 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 96 और x बराबर 96/3 हो जाएगा। तो 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 32 आ जाएगा। तो हमारा पूर्णांक सबसे छोटा क्या निकल के आ गया, 32। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ पाए तो ये लिखा हुआ है, आसानी से वीडियो पॉज कीजिए और आसानी से समझ लीजिए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कक्षा 1 और 2 में गणित के शिक्षण सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है। देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, कक्षा 1 और 2 के केवल मौखिक गणित की समस्याएं होनी चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है कि कक्षा 1-2 का बच्चा तो उनकी मौखिक गणित की समस्याएं होंगी, ठीक है। गणित को भाषा, कला आदि जैसे अन्य विषयों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, दूसरा ऑप्शन सही दिया गया है। कक्षा 1 और गणित के शिक्षण और सीखने के बारे में हमारा दूसरा कथन सही दिया गया है कि गणित को भाषा, कला आदि जैसे अन्य विषयों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक हाल का क्षेत्रफल 576 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 1600 मीटर है, चौड़ाई लंबाई की आधी है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, 2 से 3 लाइन का फार्मूला हमें पता चाहिए। देखिए, हाल की लंबाई हमारी दी गई है 16 मीटर, लिख लीजिए। हाल की चौड़ाई हमारी कितनी दी गई है, सभी लोग ध्यान दीजिए, 16 मीटर, और चौड़ाई लंबाई की आधी, तो लंबाई हमारी 16 है, तो आधी मतलब बटे 2 कर लेंगे, तो 8 मीटर क्या आ जाएगी, हमारी चौड़ाई आ जाएगी। तो 8 चौड़ाई आ जाएगी, लंबाई 16 दी गई है। हाल का क्षेत्रफल 576 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, वर्ग मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हो, सेंटीमीटर में। तो हाल का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लगाइए, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला लगेगा। तो हाल की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 576 बटे 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, अर्थात 16 धन 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 576 बटे 2 गुणे 16 धन 8 है, तो आ जाएगा 48। तो 576 बटे 48 आ गया आपका, बराबर 12। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया है तो ये लिखा हुआ है, आसानी से समझ सकते हैं और अपना अपना आंसर अपने रफ पेन कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ब्लूम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अग्रणी है। शिक्षा उद्देश्य के वर्गीकरण, मनोविज्ञान का वर्गीकरण, एक और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ब्लूम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अग्रणी है,
तो शिक्षा उद्देश्य के वर्गीकरण में अग्रणी हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पुत्र और पिता की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना होगी, तो पुत्र की आयु यहाँ पर कितनी होगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, माना पिता और पुत्र की आयु क्रमशः है। पिता की x मानिए और पुत्र की y मान लीजिए। तब x धन y बराबर पिता और पुत्र की आयु कितनी दी गई है? 56 वर्ष दी गई। इसको समीकरण 1 डाल लीजिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, x धन 4 वर्ष बाद पिता की आयु। तो पिता की हमने x माना था, इसमें 4 जोड़ लीजिए, पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाता है, तो 3 गुणे y धन 4, अर्थात x धन 4 बराबर 3y धन 12 की। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? x ऋण 3y इजकल टू 8। क्या आ जाएगा? x ऋण 3y बराबर 8। इसको समीकरण 2 डाल दीजिए। समीकरण 1, 2 से हल करेंगे, y बराबर 12 आ जाएगा और x बराबर 44 आ जाएगा। तो पुत्र की आयु हमारी क्या निकल के आ गई? y हमने पुत्र माना था, 12 वर्ष आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्रश्न करते जाना कहते जाना, जैसे पुत्र और पिता की आयु का योग 56 वर्ष है, तो x धन y करके 56 कर दीजिए। इसके बाद कह रहा है 4 वर्ष बस पिता की आयु, तो x धन 4 कर दीजिए बराबर पुत्र की आयु के 3 गुना है। पुत्र की आयु का 3 गुना कर दीजिए, तो पुत्र में भी 4 वर्ष जोड़ेंगे, ठीक है, 3 गुणे y धन 4। इससे हमारा समीकरण 2 मिल जाएंगे, उससे हमें आंसर पता हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो ये लिखा हुआ है, आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, अगला प्रश्न है, ऑडियो विजुअल सहायता निम्नलिखित में से किसके लिए एक सहायक है? गणित के शिक्षक के लिए, संस्कृत के शिक्षक के लिए, एक व दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऑडियो जो विजुअल होता है वह गणित के शिक्षक के लिए सहायक होता है, क्योंकि ऑडियो विजुअल सहायता गणित में सबसे उपयोगी शिक्षण सहायता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। प्रश्न यह है, यदि एक संख्या, प्रश्न क्या दिया गया है, यदि एक संख्या और इसके वर्ग का योग 182 है तो संख्या क्या होगी? जी हाँ, यदि एक संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो संख्या होगी। बहुत अच्छा प्रश्न। मान लीजिए कि वह संख्या x है, तब प्रश्नानुसार x स्क्वायर धन x बराबर 182 की। तो x स्क्वायर हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो x स्क्वायर धन x ऋण 182 बराबर 0 के कर देना है। अब देखिए x को हम क्या करेंगे, सभी लोग जानते हैं x को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस x को हम क्या लिख सकते हैं, धन का 14x माइनस को 13x घटाएंगे तो x ही बचेगा, माइनस 182 कर दीजिए बराबर 0 कर दीजिए। अब यहाँ पे गुणनखंड निकल आएगा, ठीक है। पहले में x कॉमन लेंगे तो x धन कितना निकल आएगा, 14 निकल के आएगा। दूसरे में क्या कॉमन आएगा, सभी लोग बताइए, x धन 14 और x माइनस 13 निकल के आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस 13 कॉमन कर लेंगे तो x धन 14 यहाँ से भी आ जाएगा। 13 चौको क्या होता है, 13 को गुणा 14 से कीजिए 182 आ जाएगा। तो x धन 14 x ऋण 13 हमारा गुणनखंड आ गया। x ऋण 13 और x धन 14 ये हमारे दो गुणनखंड निकल के आ गए, ठीक है। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें निकाल लेना है। x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, वह आ जाएगी 13। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा, अगले प्रैक्टिस पेपर में और अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से समझा देंगे। निम्नलिखित में से यह बताइए कौन सा विषय भौतिकी में अत्यधिक सहसंबंधित है, रसायन, जीव, संस्कृत, गणित। सभी लोग जानते हैं भौतिकी की अगर बात करें, ऐसा विषय जो भौतिकी में सबसे अत्यधिक सहसंबंधित है वह आपका गणित विषय है। अगला प्रश्न है 1.6 गुणे
1.66 गुणे धन, 0.66 गुणे 0.66 ऋण, 1.32 गुणे 1.65। इस प्रकार का एक प्रश्न अवश्य आएगा, इसलिए इस प्रश्न को समझिए कि किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। सर्वप्रथम हमें क्या कर लेना है, इस रूप में हमें फार्मूले को कर लेना है। ए ऋण बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला आपको पता होगा। इस फार्मूले पे हमें कर लेंगे, आ जाएगा। यहाँ पे ए बराबर मान लीजिए 1.66 और बी बराबर मान लीजिए 0.66। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, चलिए समझ लीजिए हम कैसे क्या करेंगे इसको। ठीक है, ये फार्मूला मान लेना है, ये आपका सलूशन दिया गया है। एक 1.6 गुणे 1.66 गुणे 0.66 गुणे 0.66, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया और माइनस 2ab हो गया। इसको जब हम वैल्यू करेंगे, पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, इसका सोल्यूशन हमारा कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट ने पाठ योजना की कितनी चरणबद्ध प्रणाली दी है, 4, 6, 5, 7। तो आपके हर्बर्ट ने पाठ योजना की कितनी चरणबद्ध प्रणाली दी है, वह 5 प्रणालियाँ दी हैं, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 3:1 के अनुपात में हैं। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 440 है तो संख्याएं निकालिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है भैया। दो संख्याएं 3:1 के अनुपात में, तो फार्मूला आपको सभी पता होगा, पहली संख्या बराबर, ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात निकालना है। तो पहली संख्या बराबर हमारे क्या हो जाएगी वैल्यू, 440 गुणे 3 बटे नीचे कोष्टक के अंदर 3 धन 1 कर लेना है। तो बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इसको सॉल्व करेंगे 330 आ जाएगी। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। दूसरी संख्या बराबर क्या कर लेना है, 440 ऋण 330 कर लीजिए, 110 आ जाएगा। तो 330 और 110 वाला सही हो जाएगा, अर्थात पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या करना है, पहली संख्या के लिए क्या करेंगे, 440 गुणे 3 बटे, क्योंकि 3:1 के अनुपात में है तो 3 धन 1 कर देंगे। 3 धन 1 कितना आ जाएगा, सभी लोग बताइए, 4 आ जाएगा। 4 से इसको काटेंगे, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 110 गुणे 3 करेंगे 330 आ जाएगा। जब हमारी पहली संख्या पता चल गई तो 440 में से 330 को माइनस कर दीजिए, 110 हमारी दूसरी संख्या आ गई। तो 330 और 110 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुपात माप के पैमाने का प्रकार क्या होता है। प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा। अनुपात माप के पैमाने का प्रकार सबसे विश्वसनीय होता है, क्रमसूचक पैमाना, सांकेतिक पैमाना या इनमें से कोई नहीं। तो अनुपात माप के जो पैमाने होते हैं साथियों, वह सबसे क्या होते हैं, सभी लोग बताइए, सबसे विश्वसनीय होते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, शिक्षक को देश के खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, अभिभावक, संत, प्रभुत्व या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि शिक्षक को देश के जो है, सभी लोग बताइए, संत के रूप में जाना जाता है कि प्रभुत्व के रूप में जाना जाता है, सभी कमेंट कीजिएगा जी। संत ना ही अभिभावक होगा, डाउट नहीं किया करना है। शिक्षक को देश के प्रभुत्व के रूप में जाना जाता है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला विधि किस प्रकार की सोच, प्रयोगों और निरीक्षकों पर आधारित है, अपराध सोच, गहन सोच, वास्तविक सोच या 1 और 2 दोनों सोच की बात करेंगे। तो आप जानते हैं, समझते हैं कि प्रयोगशाला विधि किस प्रकार की सोच और प्रयोगों और निरीक्षकों पर आधारित है, वह वास्तविक सोच, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्रयोगशाला विधि है वह वास्तविक सोच, प्रयोगों और निरीक्षकों पर आधारित है। इस प्रैक्टिस पेपर का 20वां प्रश्न है, गणित विषय की पाठ्यपुस्तकें किस विषय पर आधारित होकर लिखी जाती हैं, संश्लेषण, प्रयोगात्मक, आगमन या प्रदर्शन की बात करेंगे। तो गणित विषय की जो पाठ्यपुस्तकें होती हैं किस विषय पर आधारित होकर लिखी जाती हैं, संश्लेषण विधि पर। कोई भी डाउट हुआ हो इस प्रैक्टिस पेपर पर, टॉप 20 क्वेश्चनों में से नीचे कमेंट करें, फीडबैक करें। अगले प्रैक्टिस पेपर पर सारे डाउट क्लियर हो कर देंगे और जल्दी मिलते हैं आपके पर्यावरण के प्रैक्टिस पेपर पर, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ
अगले प्रैक्टिस पेपर पर, अगले सेट पर, अगली क्लास पर सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।